टुन्नू, सोनू और कालू जंगल के बड़े गोदाम में काम करते थे। वो तीनों बचपन के यार थे। उनकी दोस्ती की बातें जंगल के सारे पक्षी अच्छी तरह से जानते थे। टुन्नू, सोनू और कालू जंगल के गोदाम में काम तो पूरी लगन के साथ करते थे, लेकिन वो तीनों दोस्त उतनी ही अय्याशी भी करते थे। छोटी सी अच्छी खबर मिलने की देर थी और फिर वो तीनों जंगल में खूब पार्टी करते थे, शराब पीते थे। एक दिन जब तीनों रोज की तरह गोदाम में काम कर रहे थे, तब गोदाम के मालिक सेठ कड़कनाथ ने सोनू को अपने पास बुलाया। सेठ बोले, सुनो सोनू, तुम्हारी काम के प्रति लगन को देखकर मैंने सोच लिया कि अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह 1.5 गुनी हो जाएगी। बस एक बात का थोड़ा ध्यान रखा करो तुम और तुम्हारे वो दोनों दोस्त, पार्टी थोड़ी कम किया करो, इससे तुम्हारी सेहत लंबे समय के लिए अच्छी रहेगी। सोनू बोला, जी मालिक, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सोनू ने सेठ के जाते ही अपने दोस्तों को प्रमोशन की बात बताई। आदत से लाचार तीनों दोस्त इस खुशी में पार्टी करने का प्लान बनाने लगे। शाम को काम खत्म होने के बाद जब तीनों दोस्त टुन्नू की कार में पार्टी करने के लिए जा रहे थे, तब एक भूतिया चिड़िया की नजर उन पर पड़ी। भूतिया चिड़िया एक खूबसूरत चिड़िया का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चलने लगी। भूतिया चिड़िया ने सोनू को इशारे से अपने पास बुलाया और काफी देर तक उससे बातें करी। वो बोली, मेरा नाम टुन्नी है और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि आप दिन भर जंगल के बड़े गोदाम में काम करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कभी शाम के समय खाली टाइम हो तो हम दोनों कहीं कॉफी पीने चल सकते हैं। इसी तरह अपनी मीठी मीठी बातों से उस भूतिया चिड़िया ने सोनू को अपने प्यार में फंसा लिया। एक दिन सोनू को बड़े गोदाम में काम करते करते काफी देर हो गई। उसके सारे दोस्त अपने घर जा चुके थे। सोनू काम खत्म करके जंगल के बस स्टॉप पर चला गया, क्योंकि उसका घोंसला जंगल से एकदम अंदर था। थोड़ी देर बाद बस तो नहीं आई, लेकिन भूतिया चिड़िया आम चिड़िया के भेष में कार लेकर सोनू के पास आ गई। सोनू को तो मानो इसी पल का इंतजार था। वो तुरंत कार में बैठ गया। अच्छा हुआ तुम आ गई टुन्नी, वैसे भी पता नहीं कब बस आती। भूतिया चिड़िया बोली, अब तुम मुसीबत में थे तो आना तो पड़ेगा ही। और बताओ, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? कुछ देर बाद सोनू को अचानक काफी ठंड लगने लगी। उसने देखा कि कार में तो एसी है ही नहीं और टुन्नी बहुत तेज कार चला रही है। वो बोला, अरे टुन्नी, गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रही हो? मैं 10 मिनट लेट भी अपने घोंसले में पहुंचूंगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। टुन्नी ने सोनू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सोनू ने देखा कि टुन्नी के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी दिख रही थी और वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाती चली जा रही थी। सोनू बुरी तरह घबरा गया। इस स्पीड में एक्सीडेंट तो पक्का था। घबराहट में सोनू ने जैसे ही टुन्नी का एक पंख पकड़ा, तभी टुन्नी अचानक से सोनू की तरफ मुड़ी और उसकी आंख में आंख मिलाई। सोनू ने देखा कि टुन्नी की आंख से खून निकल रहा था। टुन्नी डरावनी आवाज में बोली, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचाकर ही रुकेगी सोनू चिड़े। और भूतिया चिड़िया अपने वास्तविक रूप में आ गई। टुन्नी का भूतिया रूप देखकर सोनू के दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया। सोनू भूतिया चिड़िया के आगे रहम की भीख मांगने लगा। वो बोला, मुझे जाने दो टुन्नी, तुम तो मुझे पसंद करती थी ना, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टुन्नी बोली, ये सजा है सोनू, तेरे कर्मों की सजा। तभी कार रोड के साइड में एक बड़े पेड़ से टकरा गई और सोनू चिड़े ने उसी समय मौके पर दम तोड़ दिया। टुन्नी बोली, गिनती शुरू हो गई, अब 2 और बाकी हैं। फिर से भूतिया टुन्नी ने एक सुंदर चिड़िया का रूप लेकर टुन्नू को फंसा लिया और ठीक इसी तरह उसको भी खत्म कर दिया।
अब एक बाकी है। टुन्नू और सोनू को मारने के बाद भूतिया चिड़िया अब कालू को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कालू अपने दो सच्चे दोस्तों को खोने के गम में डूबा था। कालू ने शराब पीना भी छोड़ दिया था। भूतिया चिड़िया कालू के घर एक काम वाली का रूप लेकर काम करने चली गई, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली चिड़िया के चाल चलन को देखकर कालू की पत्नी गौरी को उस पर शक होने लगा। इसलिए गौरी कौवी ने टुन्नी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात की बात थी। गौरी कौवी को घर में कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने उठकर देखा तो काम वाली टुन्नी चिड़िया एक भूतनी के रूप में बदल गई और उसके पति कालू का खून पीने लगी। ये देखकर गौरी के होश उड़ गए। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो पड़ोस में रह रहे बंटी ओझा को बुलाकर लाई। ओझा ने गौरी के घोंसले में आते ही हवन शुरू कर दिया। बंटी ओझा अपने मन में कई मायावी मंत्र पढ़ने लगा। ओम बम क्रम, ए शैतानी चुड़ैल, तू जो कोई भी है इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जा यहाँ से। ये सुनकर भूतिया चिड़िया ओझा के पास प्रकट हो गई। ओछा, तू मेरे बीच में मत आ मेरे बीच, वरना तू भी बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा ने अपनी पोटली में से कुछ निकाला और मन में मंत्र उच्चारण करने के बाद उसे भूतिया चिड़िया पर फेंक दिया। भूतिया चिड़िया जलने लगी। उसके पूरे शरीर में आग की लपटें उठने लगी। ओझा बोला, बता मुझे, क्यों आई है तू इस घर में? क्या चाहिए तुझे? टुन्नी बोली, मुझे उस कालू के प्राण चाहिए। उसने मेरे पति को बेरहमी से मारा है। 3 साल पहले मेरे पति रात को घर के लिए अनाज लेकर बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में धुत अपनी कार को मेरे पति पर चढ़ाते हुए चले गए, जिससे मेरे पति की दर्दनाक मौत हो गई। इन तीनों निकम्मों ने गाड़ी रोककर मेरे पति को देखना तक सही नहीं समझा और चले गए अपने अपने घर, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, इसलिए उनकी मौत का दुख मैं सह नहीं पाई और कुछ ही महीनों में मैंने भी खुद को मार दिया। अब सुन बंटी, तू इस खूनी को बचाने की कोशिश मत कर, और हाँ, हट जा मेरे रास्ते से। मैं इस कालू को भी उसी जगह पहुंचा दूंगी जहां इसके बाकी के दोस्त जा चुके हैं। ये कहते हुए भूतिया चिड़िया कालू के शरीर पर कूद गई और अपने शरीर में लगी आग से उसे भी जलाने लगी। ये देखकर गौरी कौवी की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने पति की जान की भीख मांगने लगी। वो बोली, बहन, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीती है। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। मेरा भी इनके सिवा इस दुनिया में कोई और नहीं है। भूतिया चिड़िया गौरी की बातों को सुनकर भावुक हो गई। उसके पंख की पकड़ नरम पड़ गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भूतिया चिड़िया ने कालू को छोड़ दिया। फिर कालू ने उससे माफी मांगी और ओझा के साथ एक हवन करवाया, जिससे भूतिया चिड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल गई। जंगल के बीचों बीच एक घर में टुनी चिड़िया और उसके प्यारे प्यारे 6 बच्चे रहते थे। टुनी अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती थी और उनका अच्छे से ध्यान रखती थी। अक्सर टुनी चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना और फल लाने के लिए जंगल में अकेले ही जाना पड़ता और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। टुनी जानती थी कि जंगल में खूंखार शेर रहते हैं और उनकी नजर उन बच्चों पर ही रहती थी, इसलिए वो उन्हें हमेशा खतरों से सावधान करती। ऐसे ही एक बार टुनटुनी दाना ढूंढने बाहर जा रही थी। तभी वो अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं दाना लाने बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान के आने पे दरवाजा खोलना नहीं। हाँ हाँ, ठीक है माँ।
पर माँ, हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पे कोई अनजान जानवर नहीं बल्कि आप हो? टूनी गाना गाते हुए। दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है, खाना ताजा ताजा और खिलौने भी लाई है, खाना ताजा ताजा और खिलौने भी लाई है। जब तुम सभी ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना मेरे बच्चों। हाँ हाँ ठीक है माँ। टूनी झोला उठाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन पास में ही बब्बर शेर उनकी सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है, लगता है आज मेरी दावत आने वाली है। बब्बर शेर तेजी से दौड़कर चिड़िया का घर का गेट खटखटाता है और अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है, खाना ताजा ताजा और खिलौने भी लाई है, खाना ताजा ताजा और खिलौने भी लाई है। लगता है माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं रुको, माँ अभी अभी तो खाना ढूंढने गई थी, इतनी जल्दी कैसे आई? और ये आवाज हमारी माँ की नहीं हो सकती, इतनी गंदी आवाज तो माँ चाह कर भी नहीं निकाल सकती। हाँ सही कहा भाई तुमने, गेट पर हमारी माँ नहीं कोई और है। चले जाओ यहाँ से बहरूपिये, हम गेट नहीं खोलेंगे, हा हा हा। बाहर खड़े शेर का दिमाग घूम जाता है। आखिर बच्चों को कैसे पता चला कि गेट पर उनकी माँ नहीं कोई और है? अरे बच्चों, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो तो सही। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ तो कितना मीठा मीठा गाती है, तुम्हारी आवाज तो फटे हुए बांस के जैसी है। चले जाओ यहाँ से। शेर समझ गया कि उसे कोई और तरकीब लगानी होगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से पास के पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते में से ढेर सारा शहद नोचकर खा लेता है। शहद खाने के बाद मेरी आवाज उस टूनी के जैसी हो जाएगी। दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है, खाना ताजा ताजा और खिलौने भी लाई है, खाना ताजा ताजा और खिलौने भी लाई है। लगता है मम्मी आ गई, ऐसी प्यारी आवाज तो माँ की ही लग रही है। चलो गेट खोल देते हैं। नहीं नहीं रुको। टूनी का एक बच्चा गेट के पास जाकर छोटी दरार से झांक कर देखता है कि गेट के उस पार जो कोई भी है उसके पैर काफी मोटे ताजे हैं, एक जानवर की तरह। नहीं भाइयों, दरवाजा मत खोलना, ये वही बहरूपिया है जो हमारी माँ की तरह गा रहा था। मैंने इसके पैरों को देखा है। शेर बच्चों की बातें सुन लेता है। हे भगवान, ये बच्चे तो जरूरत से ज्यादा ही तेज निकले, पर मैं भी हार नहीं मानने वाला। शेर जंगल के पेड़ों से कुछ टहनियाँ तोड़ उन्हें चिड़िया के पैरों का आकार दे देता है और उन्हें गेट के पास रख देता है। दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है, खाना ताजा ताजा और खिलौने भी लाई है, खाना ताजा ताजा और खिलौने भी लाई है। टूनी के बच्चे फिर से गेट की दरार में से झांक कर देखते हैं, पर इस बार उन्हें अपनी माँ के पैर ही दिखते हैं। बच्चे जैसे ही गेट खोलते हैं, शेर चिड़िया के घर में घुस जाता है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा खाना नहीं बल्कि खुद का खाना लेने आया हूँ। चलो अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। सारे बच्चे उड़कर रूम में इधर उधर छुप जाते हैं। शेर धीरे धीरे सभी बच्चों को ढूंढकर एक बोरी में डालकर बंद कर देता है और बोरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। शेर की नजर से टूनी का सबसे छोटा बेटा बंटी बच जाता है और वहीं छुपा रहता है। कुछ देर में टूनी उड़ते हुए दाना लेकर आती है तो देखती है कि उसके घर की हालत बिगड़ी पड़ी है। सारा सामान बिखरा पड़ा है। बंटी रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताता है। टूनी को बहुत तेज गुस्सा आता है। कोई बात नहीं बेटा, मेरे साथ चलो, अभी खबर लेती हूँ उस शेर के बच्चे की। उधर शेर बोरी को उठाकर चलते चलते थक चुका था। इतनी गर्मी है, इन बच्चों को तो मैं आराम से ही खाऊंगा बाद में। अभी इस पेड़ के पास थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी ये कमजोर बच्चे बोरी में से कहाँ भागेंगे। किस्मत से टूनी और बंटी की नजर शेर और उसके बगल में रखी बोरी पर चली जाती है। बोरी में हलचल को देखकर टूनी समझ जाती है कि उसके 5 बच्चे उसी में हैं। वो चुपके से बोरी का मुंह खोल देती है और अपने बच्चों को आजाद करवा लेती है। रुको बच्चों, अभी तो इस शेर को मजा चखाना बाकी है। टूनी फिर अपने बच्चों के साथ मिलकर
ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर उस बोरी में डालकर उसका मुंह बंद कर देती है। कुछ देर में बब्बर शेर की नींद खुलती है। शेर बोरी को उठाकर फिर से अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। अरे, ये बच्चे कुछ ज्यादा ही भारी लग रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये जितने भारी होंगे इनका गोश्त भी उतना ही ज्यादा होगा। हा हा हा। नदी किनारे से भारी बोरी को उठाते हुए जा रहा शेर एक गीले पत्थर पे पैर रख देता है, जिससे वो फिसलकर नदी में गिर जाता है। तेज बहाव में बहकर शेर नदी में ही डूब जाता है और मर जाता है। चिड़िया और उसके बच्चे ये सब देखकर खूब हंसते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी।